खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण। नई नियमावली को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले धामी, कहा दोबारा हेली सेवा शुरू होने से 4 धाम यात्रा होगी सुगम। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने वन महकमे की भूमिका पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र। यमुनोत्री हाईवे के फूलचट्टी में सड़क धंसने से पैदल आवाजाही हुई खतरनाक, सहारा लेकर रास्ता पार कर रहे लोग। उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का अधिक खतरा, भूवैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। और उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रवेश पत्र जारी, 27 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में अब विस्तार से खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित करने और गौचर व चिन्याली सोड़ हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के संचालन हेतु विकसित करने का आग्रह किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड को विश्व का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए बेहतर हवाई संपर्क अत्यंत आवश्यक। मुख्यमंत्री ने दिल्ली देहरादून हिंडन से इन हवाई पट्टियों को जोड़ने की योजना भी रखी है, जिससे राज्य में पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को विश्व का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हमारे जो 4 धाम यात्राएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने नीलकंठ विहार, डोभाल वाला, सालावाला, खाला गांव और दून विहार में जल निकासी व बाढ़ सुरक्षा कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत सेरकी, सिल्ला और मसंदा वाला क्षेत्रों के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। क्योंकि पिछली वर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आपदा राहत राशि को लेकर सियासत जो है तेज हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने 1200 करोड़ की राहत राशि को नाकाफी बताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अकेले सड़कों की मरम्मत में ही ये राशि खर्च हो जाएगी, जबकि मकानों, बिजली, पानी की लाइनें और व्यवसायों को हुए नुकसान के लिए कोई स्पष्ट बजट नहीं है। दसोनी ने कहा कि राज्य में लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति पर संकट मंडरा रहा है और सरकार को वास्तविक राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नहीं, परसों तो है। भाजपा के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने पढ़े होते तो उनको पता चलता कि समाचार पत्रों में स्वयं आज ये छपा है कि जो केंद्रीय टीम आई है उसने 1944 करोड़ का जो
नुकसान हुआ है वो आकलन किया है। अकेले लगभग 1200 करोड़ तो जो सड़कें टूटी हैं उनको चाहिए। तो अगर केवल सड़कों को ये प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया 1200 करोड़ लगा दिया जाए तो फिर जो जल आपूर्ति है, बिजली के तार हैं, लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, व्यवसाय है, पुनर्निर्माण और विस्थापन है, ये सब कैसे होगा? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अगली खबर है, जहां आपको बता दें गिरी प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग बड़ा हादसा टला है। तो प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा टला है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 की बिल्डिंग ढही है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम इस दौरान अपर रोड पर स्थित राजकीय विद्यालय की बिल्डिंग गिरी है। वर्षों से जर्जर बिल्डिंग लगातार बारिश जारी रहने से ढही है। दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए गए थे आपको बता दें 120 बच्चे। प्रशासनिक सतर्कता की सभी सराहना कर रहे हैं। बच्चों की शिफ्टिंग से बड़ा हादसा टला है। जनहानि नहीं हुई, फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। पुनरावृत्ति रोकने को प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अगली खबर का रुख करेंगे खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए धरना देकर विरोध जताया है। स्थानीय विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के अलावा कई विधायक सहित कार्यकर्ता बुद्ध पार्क में एकत्र हुए। यहां प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कानून व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों को लेकर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नैनीताल सहित पूरे प्रदेश की फेल हो चुकी व्यवस्था, दिन दहाड़े लोगों का अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस पर सत्तारूढ़ दल के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया। पूरे नैनीताल जिले में जब से कप्तान आए हैं, पहाड़ में हर घर शराब पहुंच गई है। इस कप्तान को इस जिले से तत्काल चले जाना चाहिए। ये जनहित में भी है और ये देवभूमि के हित में भी। कप्तान जिला छोड़ दो, और कप्तान जिला नहीं छोड़ते हैं तो लगातार जिस तरह से मैंने कहा कि कुमाऊं के हर एक घर में, हर महिला के घर में शराब पहुंचा देगी, इसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ की सरकार है। कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो आपने देखी होगी, महिलाओं के प्रति किस तरीके के अपराध बढ़े हैं। उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसमें भी हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़े हैं। लूट हो रही है, हत्या हो रही, डकैती हो रही, क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। पेपर लीक हो रहे हैं, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अपराध से संबंधित सारे विषय हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे सारे विधायक गैरसैंण में भी मुखर थे। वहाँ मांग चाहते थे, चर्चा चाहते थे कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। और नैनीताल, उधम सिंह नगर में जो बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम पर है, नशा आज की तारीख में घर घर जा पहुँचा चुकी है और पुलिस को एक ही काम रह गया है, वसूली का। रोष आम जनमानस में इतना बढ़ चुका है। आखिरकार क्या उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी राजनीतिक सामाजिक परंपराएं जो हैं, क्या वो कहीं पे भी इतनी व्यवस्था भी दे सकती है कि इतनी सी गुंडाई हम लोग झेलें? उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, आज सोचिए उनकी आत्मा पर चोट पहुंची है। जिस प्रकार से पुलिस मूक दर्शक बन के रही, अपहरण हुए 5-5 लोगों के, 3-3 मर्डर यहाँ पे हुए हैं। लगातार कौन बढ़ावा दे रहा है इस गैंग कल्चर? और अगली खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता के हनोल स्थित महासू देवता मंदिर को लेकर समिति पुनर्गठन पर विवाद गहराता जा रहा है। सरकार जहां इसे 5वें धाम के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, वहीं नई नियमावली के तहत जौनसार क्षेत्र को समिति से बाहर रखने पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। महासू देवता को जौनसार का कुल देवता माना जाता है और कुल देवता मानने वाले लोगों ने इसे तानाशाही करार देते हुए विरोध दर्ज कराया है। प्रशासन ने SDM को पदेन अध्यक्ष बनाते हुए बावर और उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों की समिति में शामिल किया है, जिससे जौनसार क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लग रहा है। अनहोल स्थित महासू देवता मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से जो मंदिर समिति ने निर्णय लिया है, उस निर्णय में व्यापकता नहीं दिखती है। जो समिति ने निर्णय लिया है उसमें उन्होंने तय किया है कि स्थानीय स्तर पर केवल जो 11 पट्टी है केवल उनके सदस्य रहेंगे और 3 पट्टी जो उत्तरकाशी में है उनके सदस्य रहेंगे। इस निर्णय का लेकर के लोग असंतुष्ट थे। नया तुगलकी फरमान जारी हुआ है और फिर उसमें फिर से उन्हीं लोगों को जो तब जिसका आपत्ति हुई थी, उन्हीं लोगों को यहाँ से जोड़, यहाँ से तोड़,
ये सब जो है ये जनता इसका विरोध करती है। जौनसार बाव के 353 गांव का ये कुल देवता है और हमारा जो है हमारे ये आस्था का केंद्र है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया है कि 142 एकड़ जमीन मात्र 1 करोड़ रुपए में बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को 15 साल की लीज पर दी गई है। कांग्रेस ने निविदा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने रविवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन और पुतला दहन का ऐलान किया है। देखिए, आज 3 मुख्य विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां देश के कई राज्यों में आई बाढ़ की तबाही के बाद राहत कार्यों में तेजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और पंजाब में प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आया है। मंगलौर में मदरसा जामिया अरबिया जामिया अरबिया मदरसातुल मोमिनिन के शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी के आह्वान पर नगरवासियों ने राशन, दवाइयां, फोल्डिंग पलंग समेत जरूरी सामग्री जुटाकर 3 गाड़ियों के माध्यम से पंजाब भेजी है। मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि पीड़ितों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। मुस्लिम समाज हर स्तर पर इस कार्य में जुटा हुआ है। ये जो सामान यहाँ से भेजा जा रहा है, क्योंकि ये बात तो आप हजरात को मालूम है कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बाढ़ आई हुई है, जिसमें खुद हमारे उत्तराखंड में, हमारे हिमाचल में, पंजाब में, कश्मीर में। तो इस वक्त हम लोगों ने लोगों की राहत रसानी के लिए और जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं उन लोगों के लिए कुछ सामान और कुछ नकद रकम इकट्ठा की है। अगली खबर रुड़की से, जहां कोतवाली क्षेत्र में सम्मोहक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 9 सितंबर को नगर निगम पुल के पास एक महिला को भविष्य बताने के बहाने झांसे में लेकर उसके सोने के कुंडल, 2 मोबाइल फोन और नकदी लूट ली गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 12 सितंबर को सोनाली पार्क के पास से सादाब और साजिद को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटा गया सामान और 28,070 रुपए की नकदी बरामद हुई। इस कार्रवाई से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। एक अच्छा काम हमारे थाने ने किया है, 100% रिकवरी और प्रॉपर्टी। ये परसों 12 तारीख का घटनाक्रम है। एक महिला जो रोड के किसी काम से आई थी अपने बच्चों के साथ, उनका कहना है कि वो एक पुल के पास खड़ी थी, 2 लड़के उनके पास आए और उन्होंने उसको अपनी बातों में फंसाया। महिला का कहना है कि मैं उसको अपनी व्यथा सुना रही थी, पारिवारिक समस्या ये सब को लेकर के। तो उन्होंने उन पे क्या असर किया, क्या उनको ब्रेन वॉश किया। तो महिला का कहना है कि वो लोग मेरे 2 मोबाइल और कान में पहने हुए कुंडल जो खुद उन्होंने उतार के उनके रुमाल में रखे, उनको लेके चले गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां द्वारका इनक्लेव स्थित सिविल अस्पताल के सामने एक 7 तीर बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त लोगों ने उसे देख लिया और भागने की कोशिश कर रहे युवक को घेर कर पकड़ लिया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और गुस्से में युवक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही मारपीट की घटना की भी जांच की जा रही है। तो इसमें 2 टीमें बनाई गई जिन्होंने प्रॉपर्ली सीसीटीवी का अवलोकन किया। इसमें चोरी करते हुए जिसकी बाइक थी उन लोगों ने उसको पकड़ा और मारपीट हुई है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। इमीडिएट पुलिस के संज्ञान में जैसी चीज़ें आई हमने उस पर मुकदमा दर्ज करके व्यक्ति को जेल भेजा है। बाकी मारपीट और अन्य जो प्रकरण है उसमें अभी हम जांच कर रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर से अगली खबर है, जहां लक्सर तहसील के मोहनवाला गांव के प्राथमिक विद्यालय की हालत बहुत खराब है, जो वास्तव में चिंताजनक है। विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिसमें छात्रों का जीवन खतरे में है। लंबे समय से अधिकारियों और विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्राम सभा और स्थानीय शिक्षकों ने बार बार मरम्मत और निर्माण की मांग की। विद्यालय की बिल्डिंग खस्ता हाल है, जिसमें छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। अधिकारियों ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीण इस स्थिति से दुखी हैं और खतरा भी महसूस कर रहे हैं। विद्यालय में गहराई होने के कारण पानी भरता है और छत भी टूटी हुई है और 2023 में पत्रकार किया गया अपने विभाग को, उसके बाद 2023 में किया गया और 2025 में किया गया, अवगत करा गया। लेकिन पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ बारिश होती है तो कमरों के अंदर पानी आ जाता है, फर्नीचर बिगड़ गया, खिड़की टूट गई और चोरी भी बहुत होती हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि शनिवार की सुबह घर से 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सिंचाई नहर में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि बीती 11 सितंबर की शाम को ग्राम मोतीपुर नेगी पीरू मदारा निवासी आजम अलवी घर से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान पर सामान लेने की बात कहकर घर से गए थे, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आए। तो परिजनों द्वारा उनकी खोज भी की गई, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल सका। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए असलम शाह ने बताया कि शनिवार की सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि उनके जीजा आजम अलवी का शव हाथी नगर के समीप सिंचाई नहर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस जुटा रही है तथा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा पुलिस की एक टीम पर हरिद्वार में बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना हरिद्वार के बस स्टॉप की बताई जा रही है। हरियाणा पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए हरिद्वार आई थी। जैसे ही टीम बस स्टॉप पर पहुंची, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल एसआई को तुरंत स्थानीय पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह डोवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बदमाशों को तुरंत पकड़ने के सख्त निर्देश दिए। इस हमले के बाद हरिद्वार पुलिस ने पूरे जनपद में नाकाबंदी कर दी और हाई अलर्ट जारी कर दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित कर उन्हें मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ नहीं रही, बल्कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास देने की योजना बना रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पहले भी अध्यादेश लाकर बस्तियों को बचाया है। बस्तियां नहीं उजाड़ी जा रही है और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में जो एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है, जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मन्य बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं।
तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मरीन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ मरीन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो है बनाने का काम कर रही है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे बाधित हो गए हैं। सड़कों के टूटने से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा सड़कों को खोलने का प्रयास भी जारी है, लेकिन मौसम की मार के आगे सब कुछ ठहर सा गया है। यमुनोत्री हाईवे बंद होने के कारण पुलिस ने यात्रियों को खरादी में बैरिकेडिंग कर रोक दिया है। वहीं एक महिला यात्री ने गंगोत्री यात्रा के दौरान पुलिस पर गाड़ी पास करवाने के नाम पर वसूली का भी आरोप लगाया। यात्रियों का कहना है कि उन्हें अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है, जिससे उनका बजट और समय दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर 13 सितंबर से यात्रा शुरू करने की बात कही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। श्रद्धालु सवाल कर रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। प्रवीण भाई पटेल, दर्शन भाई पटेल और हम लोग को प्रशासन की तरफ से पूरा हेल्प है। और हम लोग पहले केदारनाथ गया था, फिर अपना बद्रीनाथ गया, फिर अपना गंगोत्री गया, अभी लास्ट स्टॉप है इधर है। और ऐसा मालूम नहीं था कि हम लोग को इतना कष्ट है, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमको भगवान को मेहरबान है कि हम लोग को दर्शन करने को मिलेगा। और कल नहीं परसों का हमारा हरिद्वार से मुंबई जाने का टिकट है, उससे पहले दर्शन हो जाए तो हम लोग गवर्नमेंट का और माता जी का सबका धन्यवाद बोलेंगे। जय हिंद। जो है आप मतलब हमारी समस्याओं को लाइव दिखा पा रहे हैं, तो इसमें चारधाम समस्या में भी सड़कें जो है बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है सड़कों की। प्रत्येक दिन बारिश हो ही रही है। अभी यमुनोत्री धाम जो है आज का अपडेट था कि ये रोड जो है खुल नहीं रहा, तो डीएम साहब अभी जा रखे हैं शायद, उसके बाद ही देखते हैं अभी क्या स्थिति होती है यमुनोत्री धाम के लिए। हम जो है अभी खरादी मार्केट में खड़े हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है यात्रियों की। हम इससे आगे जो है अपनी यहाँ यात्रियों की किसी की जान भी जो है जोखिम में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो है जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक हम लोग यहीं पे प्रशासन ने रोक रखा है। उसी के बाद ही हम आगे की स्थिति देखेंगे क्या स्थिति होती है। चारधाम यात्रा के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि सब सेफेस्ट जर्नी हो जाए, मतलब घूमना भी हो जाए, बाकी रिस्क ना हो किसी भी। और यहाँ के प्रशासन ने भी काफ़ी तैयारी कर रही है, वो भी बहुत चेकआउट कर रहे हैं कि कहाँ रास्ता सही है कहाँ नहीं है। तो वो जैसा कहेंगे कि हाँ इधर रास्ते पे जाना चाहिए तो वहीं जाएंगे। कभी मतलब ऐसा रिस्क लेके तो बिल्कुल चलना ही नहीं। कि हमारा जो ये उत्तराखंड है चार धाम से जुड़ा हुआ है, सारे लोग चार धाम पे ही निर्भर हैं। और इस समय शासन प्रशासन थोड़ा सा सुस्त लग नज़र आ रहा है, क्योंकि यमुनोत्री धाम मैं समझता हूँ कि 25 जून से यहाँ यात्रा बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और कई जगह रास्ता बंद है। प्रशासन बहुत सुस्त काम कर रहा है और यहाँ के लोगों का जो रोजगार है सारा। हम साहब और हमारे शिव साहब ऊपर जा रखे हैं रोड का निरीक्षण करने। जैसे ही अपडेट मिलता है रोड खुलने का या जो भी अपडेट मिलेगा, आज खुल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल खुल पाएगा, वो क्लियर बता देंगे शाम को निर्देश। तो उस हिसाब से हम यहाँ से श्रद्धालुओं को छोड़ेंगे। ये हमारा ये होल्डिंग एरिया है, यहाँ पे सुरक्षित स्थान है जहाँ पे यात्रियों को रोका गया है, इसीलिए हमने यहाँ से ऊपर नहीं छोड़ा है। जैसे ही रोड का अपडेट क्लियर हो जाएगा कि ऊपर रोड खुल गया फिर हम उसके बाद छोड़ेंगे। अगली खबर चंपावत से, जहां भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बनबसा, टनकपुर, मेलाघाट, झूला घाट और पलिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों नेपाल में हुए बड़े आंदोलन के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल बंद होने के कारण भारत की ओर से खुले कस्टम के बावजूद व्यापार ठप पड़ा है। बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट ने बताया कि भारत की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नेपाल की ओर से आवाजाही बंद होने के कारण प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा का दुख जताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही नेपाल में
स्थिरता लौटेगी और सीमावर्ती व्यापार फिर से पटरी पर आएगा। त्योहारी सीजन में जहां सीमावर्ती बाजारों में रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। व्यापारी सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तुमको व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि जो नेपाल में ये सब परिस्थितियाँ हुई आंदोलन की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, चाहे टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग। और इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए और जो वहाँ जो बाज़ार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था, वो बिल्कुल शून्य हो गया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं